नमस्कार, वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए पार्टी को छोड़ के, और पार्टी छोड़ने वाले जिला अध्यक्ष अनुज का पार्टी अध्यक्ष राजभर पे आरोप है कि ओपी राजभर पहले पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब रास्ता भटक चुके हैं, पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं और उनके नाम पर मलाई चाट रहे हैं। हम राहुल गांधी की भारत यात्रा से प्रभावित है, अनुज ने यह भी कहा। और राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। तो मुजफ्फरनगर से खबर, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है और पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो निकाय चुनाव के दौरान दल बदल का दौर भी जारी है और कई नेता इधर से उधर इन दिनों हो रहे हैं। कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, कोई समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है। तो पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं और उनके नाम पर मलाई चाट रहे हैं। राजभर पे यह आरोप लगाया उन्होंने। और हम राहुल गांधी की भारत यात्रा से काफी प्रभावित हैं, इस बात का जिक्र भी किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने काफी प्रभावित किया है, उसी के चलते कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन जौहरी, ओपी राजभर को बड़ा झटका लगा है, कई कार्यकर्ता नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जी बिल्कुल, उनको साथ ये पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और जो राजभर जी हैं उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिला अध्यक्ष का कहना है कि राजभर करते हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं और पूरी तरह से मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे बड़े प्रभावित हुए और हमने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। जी, तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उससे प्रभावित होकर ही क्या उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है? बिल्कुल, देखिए जो पूर्व जिला सुभाषपा के हैं उनका यही कहना है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की राजनीति नहीं करते हैं, इसी वजह से प्रभावित हुए हैं और हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां कई नेता और जिला अध्यक्ष जो हैं, कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। और अगली खबर पीलीभीत से है, जहां वकीलों ने तहसीलदार कोर्ट समेत सभी कमरों में ताला लगा दिया। दरअसल मामला पूरनपुर तहसील परिसर का है, जहां वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके साथ ही वकीलों का कहना है कि फाइबर पत्रावली कराने को लेकर तहसीलदार मोटी रकम मांगता है। तहसीलदार के भ्रष्टाचार और यहाँ तहसील कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से शुद्ध हो गए। वकीलों ने आज जो है मजबूरन इनसे, इससे पहले कई बार इनसे कह चुके, कई बार लिखित में सूचना ओरल में भी दी है, हर तरीके से दी है, लेकिन कोई जू नहीं रेंग रहा। सिर्फ वही है, वसूली अभियान चल रहा, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा तहसील में। तहसीलदार महाभ्रष्ट, हर फाइल में उसे पैसे चाहिए। ठीक है, फर्जी बुलडोजर चलवा दिए लोगों के मकानों पे, प्लाटों पे जो बाउंड्री थी 67 के नाम कार्रवाइयाँ कर दी, सिर्फ वसूली। प्लाटियों में मिला हुआ अवैध खनन किया। मजे की बात सबसे ज़्यादा पूरनपुर तहसील में अवैध खनन हो रहा, तहसीलदार के संरक्षण में हो रहा, और रात में पूरी रात इसकी गाड़ी से ज़्यादा टाइम हो गया है। कोई अधिकारी ना तो दफ्तर में बैठता है, ना अधिकारी ना कर्मचारी, बातकारी परेशान होते हैं। 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं, दाखिल खारिज तक का काम नहीं होता है। सारे लोग पता नहीं कौन से उसमें रहते हैं, एक दिन 1 घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट भी ऑफिस में नहीं बैठते हैं। किसी भी काम को लेके छोटे छोटे काम जो एक दिन के होते हैं उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं। वकील क्या करे, कहाँ जाती वकील के सर पे आके खड़ा हो जाता है। वकील किसके सर पे आके खड़ा हो, हम अपने बच्चे कहाँ भेज दें।
आज तहसीलदार पर भी काफी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सत्य आरोप हैं। उनको यहाँ अगर काम करना है तो बैठना पड़ेगा। जनता की समस्याओं के लिए सरकार ने उनको नियुक्त करा है, तो जनता की समस्याओं का निदान होना चाहिए। हम अधिवक्ता लोग, जनता हमारे पास आती है, हम लोग जनता के दुख दर्द के लिए लड़ते हैं। जब जनता का दुख दर्द नहीं होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। एक मामला नहीं, बहुत सारे मामले हैं। मैं स्वयं खुद, हमारी धारा 24 की फाइलें हैं। कानून को वली अहमद उप जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट का आदेश जो है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में, मौखिक में एसडीएम साहब से कई बार की। उसमें एसडीएम साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं, जबकि उन्हीं के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में रोड शो किया और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपने योगी को, मोदी को मौका देकर देख लिया। ये चुनाव शहरों की सफाई के लिए है और इस बार झाड़ू को मौका देकर देखें। संजय सिंह ने बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। तो आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव में एक्टिव दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहां पे रोड शो करते हुए नजर आए सुल्तानपुर में, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जो थे वो भी यहां पे पहुंचे। उन्होंने उनका स्वागत किया और संजय सिंह ने कहा कि आपने योगी जी को भी मौका दिया, मोदी को भी मौका दिया, इस बार हम पे भरोसा कीजिए। शहरों की सफाई का मामला है, हम काम करेंगे। तो संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ कहने पर विश्वास रखती है, करने पर नहीं। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि एक बार आम आदमी पार्टी पे भरोसा करें। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी एक्टिव दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर में संजय सिंह पहुंचे, क्या कुछ हुआ? आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय सांसद है और सुल्तानपुर उनका गृह जनपद है, तो गृह जनपद में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कराया है संदीप शुक्ला जी को। और संदीप शुक्ला जी के प्रचार में कल जब वो उतरे थे तो उन्होंने, जबकि वो राष्ट्रीय सांसद है, उनको सारे नियम कानून पता है, सारी चीजें वो जानते हैं, उसके बाद भी उन्होंने भाड़े पर कुछ लोगों को बुलाया और उसमें बच्चे भी वाले बच्चे थे, उनसे उन्होंने झंडा और बैनर उठवाया, जो कि आचार संहिता का पूरा उल्लंघन माना जाता है। अब बच्चों का इस तरह सोशल रिफॉर्म हो रहा है। तो इस पर जब डीएम को इस बात से अवगत कराया गया, टीम ने डीएम को इस बात से अवगत कराया कि इस तरह से मामला आया है, इस तरह चल रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं? तो डीएम ने संज्ञान लेते हुए सीओ की और एसडीएम की जांच कमेटी बैठा करके और उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। तो संजय सिंह यहां पहुंचे और बड़ी संख्या में समर्थक जो थे वो भी उनका स्वागत करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं। आगरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है, जहां रॉन्ग साइड आने पर चालक को थप्पड़ जड़ा गया है। चालान करने की बजाय खुद ही यहां पे इंसाफ कर दिया और जीवनी मंडी चौराहे पर चालक को पीटा गया। कार में बैठे बुजुर्ग के सामने चालक को पीटा। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। छत्ता थाना क्षेत्र में जीवनी मंडी का यह मामला। तो चालान करने की बजाय यहां थप्पड़ मारता नजर आया पुलिसकर्मी। जीवनी मंडी चौराहे का यह मामला, जहां कार में बैठे बुजुर्ग के सामने ही चालक को पीटा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो आगरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जो गुंडागर्दी है, जो दबंगई है, वो सामने आई। यहां रॉन्ग साइड पे एक शख्स गलत साइड पे आ गया, उसका चालान करने के बजाय उसे थप्पड़ जड़ दिया गया। और जीवनी मंडी चौराहे पर ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे और यहां पे एक कार चालक जो रॉन्ग साइड पे आ रहा था, उसे थप्पड़ जड़ा गया। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, पुलिस का काम चालान करना है, नियम का पालन कराना है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है एक शख्स को। बिल्कुल, मैं राजेश जी आपको बता दूं, ये मामला थाना जीवनी मंडी क्षेत्र का है, जहां पर जो कार संचालक था वो रॉन्ग साइड पे चल रहा था, जिसके चलते जो ट्रैफिक जो विभाग का जो कर्मचारी है उसने कार संचालक के
थप्पड़ जड़ दिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो कार संचालक के जो थप्पड़ मारा गया वो कैमरे में किसी की व्यक्ति के में कैद हो गया। ये कैमरे में कैद नहीं होता तो निश्चित तौर से कार्रवाई नहीं होती। हालांकि ये पूरा मामला उच्च स्तर के अधिकारियों के मामला संज्ञान में पहुंचा, उसके बाद कार्रवाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रैफिक विभाग को ये नियम बताया जाता है कि आपका कार्य यातायात को सुगमता से उसे संचालित करना, लोगों की परेशानी को, समस्या को दूर करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको करना होता है। लेकिन अपने नियम को पालन न करते हुए खुद ही मतलब उसमें ये दिखाई दिया है कि ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी खुद ही अपने आप को परिस्थिति मान के खुद न्याय कर रहे हैं। ठीक है। और जो कार संचालक है उसे थप्पड़ मारा गया। चलिए, ये वीडियो बिल्कुल, यानी अब आला अधिकारियों के संज्ञान में है और कार्रवाई की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। और चुनाव आते ही शराब तस्कर भी एक्टिव हो जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में नगर निकाय चुनाव से पहले लग्जरी गाड़ी से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने 600 बोतल शराब पकड़ी है, साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जारचा थाना इलाके में आबकारी और पुलिस की संयुक्त तलाशी के दौरान लग्जरी गाड़ी से शराब बरामद की गई और शराब चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी की एक अदालत ने गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। और मुख्तार अंसारी को जिस गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई गई है, कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सजा पाने वाले माफिया मुख्तार की अब एक और जो मुश्किल है वो बढ़ने वाली है, परेशानी और बढ़ने वाली है। और मामला कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले को लेकर अदालत 20 मई को अपना फैसला सुना सकती है। बाबा का हंटर, माफिया कांप रहे थर-थर। खुलकर किए अपराध, जेल में ही रहेगा मुख्तार। माफिया पर योगी का प्रहार, जेल में छटपटा रहा मुख्तार। एक्शन का रिएक्शन, मुख्तार की बढ़ी टेंशन। माफिया अतीक की हत्या के बाद यूपी का दूसरा खूंखार माफिया कांप रहा है। बाबा के एक्शन को देख उसका दम घुटने लगा है, उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। जुर्म के रथ पर सवार रहने वाला मुख्तार बेबस और लाचार नजर आ रहा है। यूपी में दबंगई की फैक्ट्री चलाने वाला सरगना आज अकेला पड़ गया है। उसे उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। एक समय में मुख्तार के आतंक का रसूख इस कदर था कि उसके डर से सरकारें थर-थर कांपती थी। अपने काले साम्राज्य का वो बेताज बादशाह था, लेकिन राज्य की बागडोर संभालने वाले सीएम योगी हैं कि मानते ही नहीं। ना तो उन्हें माफिया पसंद है और न ही यूपी में अपराध। अब एक बार फिर से मुख्तार की धूल में पड़ी फाइलें खुलने के लिए बेकरार है, बेताब है। सीएम योगी ने कसम खा ली है कि न तो यूपी में अपराध के लिए कोई जगह है और न ही अपराधियों के लिए। इसीलिए तो उन्होंने सदन के बीच शपथ लेते हुए कहा था कि अपराध की आंधी चलाने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। ये वही मुख्तार है जो खुली जीप में बैठकर आतंक की खुली दुकान चलाता था। इसके गुनाहों की कुंडली बहुत बड़ी है। इसके गुनाह गिनते गिनते आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इसके गुनाह है कि खत्म ही नहीं होंगे। आज ये माफिया चुप है, गुमसुम है, लाचार और असहाय नजर आ रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी की एक अदालत ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सजा पाने वाले माफिया मुख्तार की अब एक और फाइल खुलने वाली है। मामला कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले को लेकर अदालत 20 मई को अपना फैसला सुना सकती है। विधायक मुख्तार अंसारी ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण कराया था। इसके पीछे उसकी मंशा चुनाव लड़ने के लिए पैसों का इंतजाम करना था। 5 करोड़ की फिरौती के लिए मुख्तार ने अपने गुर्गे 5 लाख के इनामिया अताउर रहमान उर्फ बाबू को इस वारदात को अंजाम देने के लिए काम पर लगाया था। ये 90 का दशक था जब नंद गोपाल की कोयला व्यापार में तूती बोलती थी। पूरे इलाके में वो कोयला किंग के नाम से जाने जाते थे। मुख्तार को ये नागवार था कि कोई उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है। 22 जनवरी 1997 की सुबह मुख्तार ने अपने साले को काम पर लगा दिया और नंदकिशोर का अपहरण करवा लिया। मामले में मांगी 5 करोड़ की फिरौती। लाचार और बेबस परिवार ने मुख्तार गैंग को
1.5 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन ये पैसे नंद किशोर को छुड़ाने के लिए काफी नहीं थे। इसके बाद मुख्तार गैंग ने बेरहमी से नंद किशोर रुंगटा की हत्या कर दी। मुख्तार की इस दबंगई के पीछे उसका राजनीतिक रसूख भी था। सपा हो या बसपा, दोनों पार्टियों में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता था। लेकिन साल क्या बदला, माफिया मुख्तार का पूरा समय ही बदल गया। सियासत के रंगमंच पर सफेद कद्दर पहनकर सियासत करने वाला माफिया गुनाहों की सजा काट रहा है। जराइम के दुनिया के इस बेताज बादशाह की योगी सरकार ने बोलती बंद कर दी। मुख्तार की करीब 400 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। बेटा और बहू दोनों सलाखों के पीछे है। पत्नी 25,000 की इनामी और मोस्ट वांटेड बन चुकी है। और मुख्तार को अतीक का अंत जेल की सलाखों के अंदर बार बार बेचैन कर रहा है। भाई अब जाल की सांसदी जा चुकी है और 4 साल की सजा काट रहा है। ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि माफियाओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई हो रही है। गवाहों के आधार पर कोर्ट सजा का फरमान सुना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और सासाराम की एक नहर में नोटों के ढेर सारे बंडल तैर रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चला, लोग दौड़ पड़े। फिलहाल नोट नहर में कैसे आए, एक पहेली बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। नहर से नोट, जी हाँ, अंकर चौंक गए होंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि पेड़ों पर नोट नहीं फरते हैं, लेकिन रोहतास जिले में पेड़ पर तो नहीं, लेकिन नहर में नोट की गड्डियां बह रही हैं। मामला रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम प्रखंड के मुरादाबाद नहर की है, जहां नहर नोटों की गड्डियां उगल रही है। नहर से 500, 200, 100, 10 रुपए के बंडल बरामद किए जा रहे हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, लोग नहर की ओर दौड़ पड़े और नहर में कूदकर नोटों की गड्डियां बटोरने लगे। देखते ही देखते बात शहर में आग की तरह फैल गई और नहर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई और लोग अपना सब कुछ छोड़कर नहर में नोटों की गड्डियां बटोरने के लिए उतर पड़े। किसी ने अपने पैंट की पोटली बनाई तो किसी ने अपने शर्ट की पोटली बनाकर नोटों की गड्डियां भरनी शुरू कर दी। नोट उगलती नहर की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। नहर में असली नोट कहां से आए, फिलहाल ये पहेली बनी हुई है। मजे की बात है कि लोग मछलियों की तरह नहर से नोटों की गड्डियां छान रहे हैं। सासाराम से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बुलंदशहर में सपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की टोपी लगाए कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी की टोपी लगाए और हाथ में झंडा लिए कार्यकर्ताओं के नारे लगाने पे पूर्व विधायक गुड्डू पंडित उनका हाथ जोड़ के अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में सपा से चुनाव मैदान में बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पंडित है। तो सिर पर बीजेपी की टोपी, लेकिन नारे सपा के समर्थन में। और ये वीडियो जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता हैं ये, जिनके हाथों में झंडा भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां पे नारेबाजी जो है वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में हो रही है। तो चुनावी मौसम है और लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग रणनीति है, कार्यकर्ता भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नज़ारा थोड़ा बदला हुआ नजर आया। पार्टी का झंडा किसी और का, सिर पे टोपी किसी और की, नारेबाजी किसी और के समर्थन में हो रही थी। अशोक कुमार इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, तस्वीर सामने है, झंडा बीजेपी का हाथ में, कार्यकर्ताओं के नारेबाजी सपा के समर्थन में, क्या मामला है? राजेश, आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी से नगरपालिका बुलंदशहर से प्रत्याशी हैं गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पंडित, जिसमें टोपी लगाकर खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नारे लगा रहे हैं। कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल के अनुसार गुड्डू पंडित अपना जनसंपर्क कर रहे थे, तभी बीजेपी की टोपी लगा के नारेबाजी की जा रही है। अब देखना होगा, न्यूज़ 1 इंडिया इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है, संगठन क्या कार्रवाई करती है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अशोक। तो ये एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाथों में बीजेपी का झंडा है, लेकिन नारेबाजी सपा के समर्थन में हो रही है। और लखनऊ में स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी से लैस किया गया है। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिला निर्वाचन अधिकारी ने जायजा भी लिया कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी या कोई लापरवाही तो यहां पे नहीं है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया लखनऊ में, ताकि कहीं पे कोई लापरवाही ना हो। और खबर बुलंदशहर से है, जहां मासूम से रेप के मामले में 9वीं के जो छात्र है वो गिरफ्तार हुआ है। 9वीं कक्षा के छात्र पे पड़ोस की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। 4 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत करने का परिजनों ने आरोप लगाया है। बच्ची के नाजुक हालत के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला बुलंदशहर की डिबाई कोतवाली नगर क्षेत्र का है। और खबर मेरठ से है, जहां कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली तो डिवाइडर के बीच में दफनाया गया और 3 महीने की बच्ची को डिवाइडर के बीच में दफनाया गया है। काशीराम कॉलोनी के टेम्पो स्टैंड के पास एक डिवाइडर है, वहां पे दफनाया गया। परिजन बच्ची को दफनाने पहुंचे थे कब्रिस्तान। आसपास के लोगों ने बच्ची को दफनाने से मना किया और परिजनों ने बच्ची को टेम्पो स्टैंड के पास डिवाइडर के बीच में दफनाया है। और स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस बच्ची के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। खरखोदा थाना इलाके के काशीराम कॉलोनी का यह मामला है। परिजनों के यहाँ पे गंभीर आरोप हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बच्ची के शव को निकलवाकर वहां से पोस्टमार्टम कराया गया। खरखोदा थाना इलाके की काशीराम कॉलोनी का यह मामला, जहां कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली तो डिवाइडर के बीच में एक बच्ची को दफना दिया गया, उसके शव को दफना दिया गया। 3 महीने की बच्ची को यहां दफनाया गया। इसका विरोध आसपास के लोगों ने किया, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा।